अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है, हमने लॉ गेट की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम वीकली 2 से 3 ऐसे लेक्चर अपलोड करेंगे जिसमें लॉ गेट की हमारी तैयारी हो जाए। और लॉ गेट के हवाले से जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पीपीसी पढ़ेंगे। और पीपीसी में चैप्टर नंबर 2 जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, सबसे पहले हम वो पढ़ेंगे, जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। लॉ गेट के हवाले से भी इम्पोर्टेंट है जुडिशरी के लिए, और प्रैक्टिकल लाइफ में भी जो हमारे वकील हज़रात हैं, यही चीज़ें बार बार रिपीट होती हैं। तो चैप्टर नंबर 2 जैसे डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन वन ऑफ द टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी सब्जेक्ट का। तो इस डेफिनेशंस में हम वो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे जो कई बार लॉ गेट में के एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं, जुडिशरी में, हमारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। तो वो इम्पोर्टेंट सेक्शन हमने निकाले हैं, उसकी हम स्टडी करेंगे और अब उसके हवाले से हम अपने लॉ गेट की तैयारी करेंगे। जैसे कि ये हमारे पास इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं। इम्पोर्टेंट सेक्शन है लॉ गेट के हवाले से चैप्टर नंबर 2 के पीपीसी के में हमारे पास सेक्शन नंबर 8 है जो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। सेक्शन नंबर 11 है, सेक्शन 14 है, सेक्शन 21 है, सेक्शन 22 है, सेक्शन 23 है, सेक्शन 24 है, सेक्शन 25 है, सेक्शन 40, 41, 42, 44, 48, 52 है। जैसे मैंने क्या बताया आपको कि हम यहाँ स्मार्ट स्टडी करने जा रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट सेक्शन जो पेपरों में कई बार रिपीट हुए हैं वही सेक्शन हमने निकाले हैं, जो लॉ गेट में भी रिपीट हुए हैं, हमारी जुडिशरी के एग्ज़ाम में, एडीडीपी में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यूज़ हुए हैं। तो ये इंतहाईली रिपीटेडली क्वेश्चंस हैं, जिससे हम कम टाइम में अपने एग्ज़ाम को जो है वो सिलेबस को कवर भी कर सकते हैं और अच्छे स्कोर भी ले सकते हैं। और मैंने ख़ुद भी इन्हीं सेक्शंस के मतलब ये जो मेरे इंपॉर्टेंट नोट्स जो मैंने बनाए हैं, इसी के तहत ही मैंने अपनी तैयारी की थी और लिहाजा तकरीबन मैं अच्छे स्कोर से मैंने पास किया है। सेक्शन तकरीबन मेरे 84 स्कोर आए, 83-84 स्कोर आए लॉ गेट के हवाले से 2001 में। तो वही अपने इम्पोर्टेंट नोट्स वगैरह मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, जो आपके लिए भी हेल्पफुल होंगे। डेफिनेशंस की तरफ आते हैं। डेफिनेशन में सेक्शन नंबर 8 क्या कहता है, डिफाइन करता है जेंडर को। जेंडर क्या कहता है? जेंडर जैसे लिटरली लैंग्वेज में हमारे पास जेंडर जो है वो ही के लिए अलग, और मतलब मेल के लिए ही यूज़ होता है और फीमेल के लिए शी यूज़ होता है। दो जेंडर होते हैं हमारे पास, मेल एंड फीमेल। तो यहाँ सेक्शन नंबर 8 ने ये डिफ़ाइन कर दिया है कि लॉ की लैंग्वेज में, यानी कि पीपीसी में, ऐसा नहीं है कि जेंडर ही के लिए, मेल के लिए ही यूज़ हो या फिर फीमेल के लिए शी यूज़ हो। सेक्शन नंबर 8 ने डिफ़ाइन कर दिया है कि ही जो है वो वर्ड ही यूज़ होगा फॉर बोथ जेंडर ही एंड शी, यानी कि फॉर बोथ मेल एंड फीमेल के लिए वर्ड ही यूज़ होगा। तो अगर कहीं आपने देखा जजमेंट वगैरह या फिर आपने कहीं लॉ के टर्म में ही जो है यूज़ हुआ हुआ देखा, तो कोई ये नहीं कह सकता सर कि ये तो शी की बात नहीं हो रही है, या शी ये नहीं कह सकती कि सर ये तो ही की बात ही नहीं हो रही, तो लिहाजा हम फीमेल हैं। तो ऐसा नहीं है। सेक्शन नंबर 8 ने क्लियर कर दिया है कि वर्ड ही जो है वो रिप्रेजेंट करेगा बोथ मेल एंड फीमेल को। सेक्शन नंबर 11 बात करता है पर्सन की। जैसे कि लिटररी लैंग्वेज में पर्सन जो है वर्ड यूज़ होता है जानदार के लिए, लेकिन यहाँ पर लॉ में ऐसा नहीं है। लॉ में सेक्शन 11 ने बता दिया है पर्सन जो है वो यूज़ कर रिप्रेजेंट करेगा इंडिविजुअल, यानी कि किसी भी जानदार शख्स को, चाहे वो मेल और फीमेल हो। और अपना एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई भी पार्टनरशिप वगैरह होती है अगर किसी के दरमियान। और सेक्शन 11 ने डिफ़ाइन कर दिया है कि वर्ड पर्सन यूज़ किया जा सकता है, कंपनी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। सेक्शन 14 बात करता है सर्वेंट ऑफ स्टेट। सर्वेंट ऑफ स्टेट के हमारे पास हमारे जैसे लिखा हुआ है कि वो सर्वेंट या ऑफिसर अपॉइंटेड बाय अथॉरिटी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि ये प्योरली गवर्नमेंटल बॉडीज़ नहीं होती हैं, एक अथॉरिटी होती हैं, जैसे सेमी गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज़ या कोई अथॉरिटी होती है फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की। तो उनके तहत जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है या वो इदारा अपॉइंटमेंट करता है, तो उनके जो मुलाजमीन या ऑफिसर्स होते हैं उनको कहा जाता है सर्वेंट ऑफ स्टेट। यह सेक्शन नंबर 14 कहता है। सेक्शन नंबर 21 जो है, ये दोनों ही थोड़े इंटरलिंक है, तो इसको आपको समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल लॉ गेट में कॉन्सेप्चुअल सवाल ज़्यादा आते हैं बनिस्बत
हमारे क्राइमिंग के या रेटिफिकेशन के वो सवाल नहीं आते। तो सेक्शन नंबर 21 बात करता है सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट कौन से होते हैं? सिविल सर्वेंट हमारे वो ब्यूरोक्रेट्स जो सीएसएस का एग्ज़ाम पास करके आते हैं, हमारे वो अफसरान जो सीएसएस का एग्ज़ाम पास करके आते हैं, या जिनको सीएसपी वगैरह भी कहा जाता है, जो हमारे जज होते हैं, आईएसएस भी जो पास करके आते हैं, पीसीएस, सीएसएस, अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम वगैरह यूज़ करके पास करके आते हैं, जो ऑफिसर लगते हैं, उन्हें कहा जाता है सिविल सर्वेंट। यानी कि ये एक प्योरली गवर्नमेंटल बॉडीज होती हैं, इनको ब्यूरोक्रेट्स कहा जाता है। तो इनके लिए एक्ट या अलहदा होता है, अलहदा एक्ट यूज़ होता है सिविल सर्वेंट के लिए। यही सिविल सर्वेंट का एक्ट जो है वो सर्वेंट ऑफ स्टेट जो सेक्शन 14 ने कहा है उस पर लागू नहीं होता, ये सिविल सर्वेंट के लिए, उनकी मुलाजमीन के लिए यूज़ होता है। तो ये दो हमारे पास डिस्टिंग्विश है। अक्सर औकात ऐसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं सेक्शन 14 और 21 से, जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं। तो सेक्शन 14 ने बता दिया है कि सर्वेंट ऑफ स्टेट वो मुलाजमीन जो ऑटोनॉमस बॉडीज़ होती हैं, या फिर ऑटोनॉमस बॉडीज़ हो गई आपकी सेमी गवर्नमेंटल या कोई अथॉरिटी होती है, उनके जो मुलाजमीन होते हैं उनको सर्वेंट ऑफ स्टेट कहा जाता है। जैसे कि वापडा के मुलाजमीन हो गए, आपके पीआईई हो गया, सिंध लैंग्वेज अथॉरिटी हो गई है, एसआरबी जैसे हो गया आपके पास। तो इस तरीके की जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनके मुलाजमीन को सर्वेंट ऑफ स्टेट कहा जाता है। बाकी जैसे हमारे जो कॉम्पिटेटिव जैसे सीएसएस पास करके आते हैं, एएसपी हो गए, सीएसपी अपने एसएसपी हो गए, आपके डीसी हो गए, एसी हो गए, आपके कमिश्नर वगैरह हो गए, आपके मिलिट्री ऑफिसर्स जैसे कि सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह हो गए, जजेस हो गए। और दूसरी इसके अलावा भी डेफिनेशंस हैं सेक्शन 21 की, ये काफ़ी बड़ी है जो मैंने थोड़ी शॉर्ट करके बताई है। उसमें हमारे वो भी मुलाजमीन, वो भी ऑफिसर्स आ जाते हैं जिनके पास दो तीन अथॉरिटी, मैं आपको बता देता हूँ, अगर वो अथॉरिटी आ जाती है तो वो भी सिविल सर्वेंट कहा, उससे भी सिविल सर्वेंट कहा जाता है। जैसे कि कोई भी ऐसा ऑफिसर जिसके पास डिटेन करने के पावर हों, अरेस्ट करने के पावर हों, और टैक्स इम्पोज करने के पावर हों, टैक्स कलेक्ट करने के पावर हों, जजमेंट देने के पावर हों, तो ऐसे जितने भी हमारे ऑफिसरान होते हैं उनको सिविल सर्वेंट कहा जाता है। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22 जो है वो बात करता है मूवेबल प्रॉपर्टी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे नाम से ज़ाहिर है कि वो प्रॉपर्टी जिसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सके उसको मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। यानी कि कोई भी कॉरपोरियल बॉडी या कॉरपोरियल जो है प्रॉपर्टी जिसको एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सके, वो क्या है हमारे पास मूवेबल प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी जो मूवेबल नहीं होगी वो क्या कहलाएगी? इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे कि हमारी लैंड हो गई, या जैसे कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी ज़मीन से अटैच हो, जैसे कि दीवार हो गई, हमारे पास ये दरख्त वगैरह हो गया, फसलें हो गई, जो ज़मीन से अटैच है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं किए जा सके, उनको इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। सेक्शन नंबर 23 है। सेक्शन नंबर 23 रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस दोनों को डिफाइन करता है। रॉन्गफुल गेन यानी कि गेन बाय अनलॉफुल मीन्स, उसे क्या कहा जाता है? wrongful gain, wrongful gain any थिंग विच इज़ गेन बाय अनलॉफुल मीन्स, हर वो चीज़ जो आप हासिल कर लेते हो किसी भी गैर कानूनी तरीके से, उसे क्या कहा जाता है? रॉन्गफुल गेन। और हर वो लॉसेस जो आप किसी भी शख्स को देते हैं जिसका जिसका जिसके आप हकदार ना थे, लेकिन आपने लेकर उसको लॉस पहुंचाया, उसको अपनी प्रॉपर्टी से, अपने राइट से महरूम किया, वो आपका हो गया रॉन्गफुल लॉस। सेक्शन नंबर 24 जो है वो बिल्कुल इंटर रिलेटेड है हमारा 23 से। सेक्शन 24 को समझने के लिए आपको 23 समझना ज़रूरी है। दिस ऑनेस्टली क्या है हमारे पास, वही सेक्शन 3 की बात करता है। अगर आप रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस करते हैं, कोई भी ऐसा एक्शन करते हैं जिससे रॉन्गफुल गेन हो या रॉन्गफुल लॉस हो, उस एक्शन को कहा जाता है डिसऑनेस्टली। किसी को गैर कानूनी तरीके से आप किसी को फ़ायदा पहुंचाते हैं या किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसा भी कोई अगर आप अमल करते हैं तो वो क्या है हमारा डिसऑनेस्टली, यानी कि एक्शन विथ इंटेंट ऑफ रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस। सेक्शन नंबर 25 बात करता है फ्रॉडुलेंटली की। फ्रॉडुलेंटली क्या है हमारे पास? इंटेंट टू डिफ्रॉड ओनली,
यहाँ आपकी इंटेंशन क्या होती है, रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस नहीं होती, बल्कि इंटेंट टू डिफ्रॉड ओनली। किसी यानी कि आपकी नीयत क्या होती है, किसी को सिर्फ फ्रॉड पहुँचाने की, फ्रॉड करने की, कोई भी चीज़ फ्रॉड के ज़रिए गेन करने की, यानी कि रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस ना हो। ठीक है, किसी को फ़ायदा देना या नुकसान पहुंचाना ना हो, बस एक बंदे को गुमराह करना हो या धोखे से या धोखा देना, उसको फ्रॉडुलेंट कहा जाता है। अब है हमारे पास सेक्शन नंबर 40। सेक्शन नंबर 40 इंतहाई इम्पोर्टेंट है, जिसमें बात की गई ऑफेंस। ऑफेंस को डिफाइन किया गया है कि ऑफेंस होता क्या है, जुर्म है क्या। तो ऑफेंस जो है वो आपके ऑफेंस हर वो एक्शन या हर वो चीज़ जो पीपीसी ने मना की हो या पीपीसी में पनिशेबल हो, उससे ऑफेंस कहा जाता है। जैसे कि चोरी डकैती डिफाइन की गई है पीपीसी में कि अगर आप ऐसा कोई एक्ट करेंगे तो वो ऑफेंस कहलाए। कत्ल हो गया, आपके पास डकैती हो गई, रॉबरी हो गई, कोई भी ऐसी यानी कि एक्टिविटी जिसमें पीपीसी ने आपको मना किया हो, जिसमें उसकी सज़ाएं मौजूद हों, उसे क्या कहा जाता है, ऑफेंस। सेक्शन नंबर 41 जो है वो बात करता है स्पेशल लॉ की। और स्पेशल लॉ जो है एनी लॉ रिलेटिंग टू द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कोई भी ऐसा लॉ रिलेटिंग टू द पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स, यानी कि एक होता है कॉमन लॉ जो जनरली पूरे पाकिस्तान में पूरी पाकिस्तान की आवाम पर इम्प्लीमेंट होती है। वो चीज़ पूरे पाकिस्तान के लोग पाबंद होते हैं उसको फॉलो करने के लिए। लेकिन कुछ होते हैं स्पेशल लॉज जो पर्टिकुलरली कुछ सब्जेक्ट्स के लिए बनाए जाते हैं, जो सब पर इफ़ेक्टिव नहीं होते, बल्कि कुछ मखसूस लोग जो वो जराइम करें या वो अमल करें उन पर इम्प्लीमेंट होते हैं। जैसे कि आपका नैब ऑर्डिनेंस है, आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, या आपका एफआई एक्ट हो गया, एंटी टेररिज्म एक्ट हो गया। तो इस तरीके से जो कुछ एक्ट होते हैं ये सिर्फ पर्टिकुलरली लोगों के लिए होते हैं, इनको इसलिए कहा जाता है स्पेशल लॉज। ये सेक्शन 1 जो बात 41 जो बात करता है वो स्पेशल लॉ की बात करता है। और सेक्शन 42 वो है लोकल लॉ। लोकल लॉ क्या है, वो लॉज जो पर्टिकुलरली किसी एरिया के लिए बनाए जाए, वो थे सिर्फ पर्टिकुलरली सब्जेक्ट के लिए 41। और 42 जो है वो पर्टिकुलरली एरिया के लिए जो बनाए हों। जैसे कि प्रीएम्पशन एक्ट है जो सिर्फ पंजाब की टेरिटोरी में वहाँ इम्प्लीमेंट है, यानी कि पंजाब ने पंजाब असम्बली ने बिल पास किया है प्रीएम्पशन एक्ट का, वो पंजाब की टेरिटोरी में जो है वो इफेक्टिव है। इसी तरीके से अदर कोई दूसरा सूबा या कोई भी ऐसी लोकल बॉडीज़ वगैरह वहाँ पे कोई बिल पास करे अपने लोकल एरिया के लोगों के लिए, उनको लोकल लॉ कहते हैं। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 44 की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 44 क्या है हमारे पास, इंजरी। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये परेशानी होती है समझने में कि इंजरी और हर्ट, इंजरी क्या है, हर्ट क्या है, डैमेजेस क्या है, कन्फ्यूजन होती है। तो इंजरी जो है वो एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर डैमेजेस भी आ जाते हैं, लॉस भी आ जाता है, हर्ट भी आ जाता है। अब डैमेजेस अगर आपकी रेपुटेशन वगैरह ख़राब हुई है, डिफेमेशन वगैरह हुई है, तो इस टाइप की अगर लॉस हो, आपको लॉस होता है तो वो भी इंजरी में आ जाती है। डैमेजेस क्या इंजरी में आ जाते हैं, लॉस वगैरह हो तो वो भी इंजरी आती है। हर्ट, फिज़िकली आपको अगर कोई हर्ट करता है, ज़ख़म पहुंचाता है आपकी फ़िज़िकल बॉडी को, तो वो हर्ट में आ जाता है। मतलब ये तीनों चारों चीज़ें जो भी होती हैं वो किस में आ जाती है, इंजरी में। तो इंजरी एक ब्रॉड टर्म है, यानी कि मदर है इन सब की। और हर्ट और डैमेजेस वगैरह एक पार्ट्स हैं इंजरी। अब सेक्शन नंबर 48। सेक्शन नंबर 48 बात करता है वेसल की। वेसल क्या है, कन्वेंस थ्रू द वाटर और सी, ओशन, रिवर वगैरह, पानी के थ्रू जितनी भी आमदोरफ्त होती है या आना जाना होता है उससे क्या कहा जाता है, वेसल। जैसे शिपिंग वगैरह हो गई, आपके बोट वगैरह हो गए, जो बड़े बड़े बहरी जहाज़ होते हैं। तो इस तरीके से पानी के ज़राए से अगर आप कोई कन्वेंस वगैरह यूज़ करते हैं उससे वेसल कहा जाता है। सेक्शन 48 ये भी इंतहा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 52 ए सबसे इम्पोर्टेंट 52 है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेक्शन 52 ए बात करता है हार्बर। हार्बर क्या है, हार्बर में किसी को असेस करना, यानी कि किसी को शेल्टर देना, फूड देना। किसी भी क्रिमिनल को आप शेल्टर देते हैं, उन्हें आप उनको मदद पहुंचाते हैं, खाना पहुंचाते हैं या ड्रिंक वगैरह देते हैं,
या कोई शेल्टर देते हैं, रहने की जगह देते हैं, मकान देते हैं, किसी भी किस्म का अगर आप उसको कोई सहूलत देंगे तो आप भी मुजरिम कहलाएंगे। तो ये क्या है, हार्बर भी अगर आप करते हैं तो आप मुजरिम कहलाएंगे। लेकिन सेक्शन 52A में कोई एग्जेम्पशंस हैं कि अगर कोई वाइफ अपने शोहर को हार्बर करे, उसको अगर कोई अपना एड दे या प्रोवाइडिंग शेल्टर फूड वगैरह कुछ दे, तो वो इस ज़मरे में नहीं आएंगी। और अगर वाइफ ऐसा करती है, शोहर उसको शेल्टर देता है या हार्बर करता है, तो वो भी उसी ज़मरे में नहीं आएगा। अदरवाइज़ बाकी दूसरे अगर कोई भी किसी मुजरिम को किसी किस्म का फ़ायदा पहुँचाए या उनको पनाह दे, तो ये हमारे पास हार्बर कहलाता है। लिहाजा ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे जो हमने डिस्कस किए हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।